नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 16 है अलंकार अर्थ व भेद के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले 4 वीडियो में सारे अलंकार हम समझ चुके हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, है ना। इतने सारे अलंकार हम समझ चुके हैं। अब ये अभ्यास प्रश्न है जो भी आज हम हल करते हैं। निम्नलिखित बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुविकल्प माने एक ही प्रश्न के कई विकल्प हैं उत्तर के रूप में, उसमें से जो सही जवाब हो वह चुनकर बताइए। पहला प्रश्न, वर्णों की एक बार आवृत्ति होने पर अलंकार होता है। वर्णों की एक बार आवृत्ति मतलब वर्ण बस दो बार आता है। एक से 2 बार आया तो एक बार आवृत्ति होगी, है ना। एक बार तो आती है और दोबारा आया तो वह आवृत्ति कहलाती है। तो वर्णों की एक बार आवृत्ति होने पर अलंकार कौन सा होता है? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। ये चारों अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। और अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जब किसी वर्ण की आवृत्ति होने से एक बार, 2 बार, कई बार आवृत्ति होने से उस काव्य पंक्ति का सौंदर्य बढ़ जाता है, तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और इसका सही जवाब होगा छेकानुप्रास, कि वर्णों की एक बार आवृत्ति होने पर अलंकार होता है छेकानुप्रास। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समता दर्शाई जाती है? किस अलंकार में समता दर्शाई जाती है? उपमेय और उपमान दोनों में जो समता या समानता दर्शाई जाती है वह अलंकार कौन सा होता है? यमक, श्लेष, रूपक या उपमा? तो इसका सही जवाब होगा उपमा। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता दर्शाई जाती है ना, कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ सीता का मुख उपमेय है और चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सुंदर है जो उसकी समानता है ना। तो यहाँ उपमा अलंकार हुआ। यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 बार आता है या कई बार आता है और हर बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। श्लेष में शब्द एक ही बार आता है, मतलब उसकी आवृत्ति नहीं होती लेकिन उसके अर्थ कई संदर्भों में अलग अलग लग जाते हैं। और रूपक अलंकार जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, समानता नहीं दिखाई जाती, आरोप ही कर दिया जाता है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान नहीं, चंद्रमा ही है ना। चंद्रमा के समान सुंदर नहीं है, वह चंद्रमा ही है। ठीक है। अगला है रूपक अलंकार के भेद होते हैं 2, 3, 4, 5। तो कितने भेद होते हैं इसके? ब। तीसरे का जवाब होगा ब। 3 भेद होते हैं। रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, जनु, जानो, मनु, मानो जैसे वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? जनु, जानो, मनु, मानो जैसे वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? विरोधाभास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा। उत्प्रेक्षा अलंकार में, है ना। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, माना जाता है। तो जनु, जानो मतलब जैसे जानो कैसा लगता है, मनु, मानो यानी हमने मान लिया है। विरोधाभास में उनमें विरोध का आभास होता है। यमक में एक ही शब्द कई बार आते हैं और हर बार अर्थ अलग अलग होते हैं। और उपमा में समानता दर्शाई जाती है। अब रूपक अलंकार के भेद मैंने ध्यान नहीं रहा, तो रूपक अलंकार के जो 3 भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं? सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। हमने इनको विस्तार से नहीं पढ़ा है, लेकिन आप भेद के अर्थ, भेद के नाम ध्यान रख लीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न, उपमा के अंगों को समझाइए, यानी उपमा अलंकार के अंगों को समझाइए। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म, है ना। तो उपमेय जिसमें मुख्य जो विषय है जिसका वर्णन किया जाता है, जिस विषय का या जिस विषय वस्तु का वर्णन किया जाता है वह उपमेय होता है। और उपमान जिसके समान उससे बताया जाता है ना। उपमा अलंकार में समानता ही बताई जाती है, चाहे समानता कहो या तुलना, तो जिसके समान बताया जाता है वह होता है उपमान। और वाचक शब्द जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सीता का मुख हो गया उपमेय, सुंदर है चंद्रमा के समान, तो चंद्रमा हो गया उपमान। और के समान जो है ये वाचक शब्द है। और समान गुणधर्म हो गया सुंदर, कि सीता का मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है, तो दोनों में समानता दिखाई गई। तो यहाँ उपमा अलंकार के जो 4 अंग हैं आपको समझ में आगे होंगे। अगला प्रश्न है 7वां, उदाहरण अलंकार के लक्षण व उदाहरण लिखिए। उदाहरण अलंकार में क्या होता है? पहले हम कोई एक बात कहते हैं, फिर उसकी पुष्टि के लिए, मतलब उसको पुष्ट करने हेतु कि भी हमारी बात सही है या सत्य है, तो उसकी पुष्टि हेतु या सत्यता बताने हेतु जब दूसरा कथन कहा जाता है, वैसी ही बात कही जाती है, तब वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। जैसे अब ये उदाहरण है ऊपर ही, नीकी पे फीकी लगे
बिनु अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं श्रृंगार सुहात। नीकी मने मीठी, लेकिन पे फीकी लगे। भले ही बात मीठी हो लेकिन फीकी लगती है। कब लगती है? जब बिना अवसर के ही वह बात कही जाती है। भले ही बात मीठी हो लेकिन बिना अवसर पे, अनुचित अवसर पे वह बात कही जाती है तो वह भी बुरी लगती है या फीकी लगती है। जैसे बरनत युद्ध में नहीं श्रृंगार सुहात। जैसे बरनत, बरनत मैंने वर्णन किया जाता है। जब युद्ध का वर्णन किया जा रहा है, युद्ध की बात की जा रही है और बीच में ही हम श्रृंगार की बात करने लग जाएं तो वह अच्छी नहीं लगती। आई बात समझ में? ये हुआ उदाहरण अलंकार। तो उदाहरण अलंकार के लक्षण, उदाहरण मतलब ये लक्षण तो ये है कि भाई एक बात कहकर उसकी पुष्टि के लिए हम दूसरी बात कहते हैं, तो ये हो गया उसका लक्षण और उदाहरण ये हो गया। अगला प्रश्न है 8वां, अंत्यानुप्रास किसे कहते हैं? अंत्यानुप्रास अनुप्रास का भेद है। और जब कविता की प्रत्येक पंक्ति के अंत में, कविता मान लो 10 पंक्ति की है तो हो सकता है 4-4 पंक्तियों में भी हो समानता, या हर पंक्ति में हो। उसके अंत में, जब कविता की प्रत्येक पंक्ति के अंत में या छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में समान स्वरों या मात्राओं की आवृत्ति होती है, मतलब समान स्वर आते हैं या मात्राएं आती है, तब वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। अंत्यानुप्रास मतलब अंत में अनुप्रास, स्वरों या वर्ण मात्राओं की समानता। जैसे बूंदे ले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो हमने सुनी कहानी थी और झांसी वाली रानी थी। ये जो स्वरों की समानता है, मात्राओं की समानता है, बस यही अंत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न है 9वां, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार बताइए। तो पहली पंक्ति है, कूलन में, कलिन में, कछारन में, कुंजन में। इस पंक्ति में क की आवृत्ति हो रही है बार बार, है ना। कूलन में, कलिन में, कछारन में, कुंजन में। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। दूसरा उदाहरण है, सारंग ले सारंग चल्यो, सारंग पुग्यो आए, सारंग सारंग में दियो, सारंग सारंग माए। तो यहाँ जो सारंग शब्द है उसकी कितनी बार आवृत्ति हुई है? कई बार आवृत्ति हुई है। हर बार उसके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। आपको जब ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो आपको अर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस सीधे से उसका जवाब लिख दीजिए, अलंकार का नाम लिख दीजिए। तीसरा प्रश्न है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं। मानो, यहाँ पंक्ति में क्या आया है आप ध्यान से देखिए। अगर आपको स्पष्ट समझ में आ जाता है तो ठीक, नहीं तो थोड़ा सा अर्थ करके देख लें। कहती हुई यूं उत्तरा की, उत्तरा कुछ कह रही थी, कहते हुए उनके नेत्र जल से भर गए, आंसुओं से भर गए। तो ऐसे लगा जैसे, या मानो हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने, जैसे कमल के समान उसके सुंदर नेत्र हैं। पंकज मैंने कमल, और वे हिम कणों से पूर्ण। कमल पर जब हिम कण, ओस के कण या जल के कण होते तो वे बड़े सुंदर लगते हैं, वैसे ही उसके नेत्रों में जो पानी भराया है वह लग रहा है जैसे हिम कणों से उनके जो कमल के समान नेत्र हैं वे नए हो गए। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? उत्प्रेक्षा। मानो हो गए पंकज नए, संभावना की जा रही है ना, उत्प्रेक्षा की जा रही है। चौथा प्रश्न है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोई, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। तो रहीमदास का दोहा है, यहाँ अलंकार होगा श्लेष अलंकार है। श्लेष कहाँ है? दीप में। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोई। रहीमदास कहते हैं कि जो गति या जो दशा दीपक की होती है वही कुल कपूत की होती है। कुल में अगर कोई कपूत पैदा हो जाता है, बुरा पुत्र हो जाता है पैदा, तो उसकी और दीपक की दशा एक ही जैसी होती है। कैसे? बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। दीप में यहाँ मतलब जो बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। बारे मने जलाया जाता है, जब दीपक जलाया जाता है तब उजाला करता है? और बढ़ जाता है, जब बंद हो जाता है, बुझ जाता है तो अंधेरा हो जाता है ना। तो वैसे ही जब जैसे कुल कपूत, कुल में कपूत पैदा होता है, लेकिन जैसे ही वो जन्म लेता है तब तो बड़ी खुशी होती है। बारे उजियारो करे, पैदा होता है तब तो खुशी होती है, और जब बड़ा होता है तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके बुरे लक्षण हमारे सामने आते जाते हैं, तो जीवन में या घर में अंधकार हो जाता है, हमारे मन में अंधकार हो जाता है ना। तो यहाँ श्लेष अलंकार है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। बारे और बढ़े ये शब्द दोनों एक एक बार आए हैं, लेकिन इनके अर्थ दो दो हो रहे हैं ना। बारे माने जलाना और जन्म लेना, और बढ़े माने बढ़ना और बुझना। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।